हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू CGPSC सूत्र, ज्ञान ही हमारी ताकत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। फिलॉसफी के हम अपने सिलेबस के हिसाब से आज हम बात करेंगे सांख्य फिलॉसफी की। और सांख्य फिलॉसफी में टोटल 4 कॉन्सेप्ट हमें करने हैं: सत्कर्यवाद, नेचर ऑफ प्रकृति, पुरुष और विकासवाद। चार के चारों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जब आप इस कॉन्सेप्ट को पिछले 2-3 लेक्चर से कंपेयर करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो पाएगी। दोस्तों, सांख्य फिलॉसफी की बात अगर हम करें, उसके पहले हमने नॉन हिंदू या नॉन वैदिक जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स थे, स्कूल ऑफ फिलोसफीज थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो प्रीवियस लेक्चर्स में आप इनको देख सकते हैं मेरे वीडियोस में। सांख्य फिलॉसफी इज़ द ओल्डेस्ट। अब ये ओल्डेस्ट क्यों है? बिकॉज इनका जो जिक्र है ये आपको श्रुति, स्मृति, पुराण इन सभी में मिलता है। तो ये सबसे पुराने रहे होंगे तभी होगा। अगर हम बात करें फिलॉसफी ऑफ सांख्य की, तो इसके जो फाउंडर है वो कपिल माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की थी। अब सांख्य इज नथिंग बट आज का संख्या, ज़्यादा मतलब उसमें सोचने का नहीं है। इसका मतलब है एस्टिमेट करना, कोई भी चीज़ को एनुमरेट करना। और ये कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका सत्कर्यवाद का। कैसे कोई चीज़ बन रही है, एंड देन इसका जो विकासवाद है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद ये द्वैतवाद पे बिलीव करते हैं। द्वैतवाद मतलब सिंपल, आपको पता ही होगा कि सोल और मैटर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और इनके हिसाब से दो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पुरुष और प्रकृति का। ये दोनों प्री एग्जिस्टेंट्स है। मतलब इनका जो बेसिकली आज का जो सत्य है, ये जो रियलिटी है, ये इसके प्री कंडीशंस अगर हम कहें तो। ये टोटल 3 फंडामेंटल प्रमाणास को मानते हैं अगर हम बोले। एक प्रत्यक्ष, दूसरे अनुमान और तीसरे शाब्दिक। शाब्दिक मतलब उनके पास जो श्रुति के साक्ष्य अवेलेबल थे, ये उसको भी बिलीव करते हैं। तो अब आज के कॉन्सेप्ट में सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये है दोस्तों सत्कर्यवाद। अब आपको याद होगा जब हम बुद्धिज़्म में पढ़ रहे थे, तो बुद्धिज़्म में कहता था कि हर एक चीज़ किसी न किसी इफ़ेक्ट की वजह से होती है। मतलब कोई भी चीज़ जब तक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तब तक उसका एग्जिस्टेंस है। जिस दिन से वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, उसका इफ़ेक्ट भी बंद हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके हमको पूरा का पूरा ये कंप्लीट सत्कर्यवाद को हमको देखना है। तो कोई भी चीज़, सिंपल समझिए, दो चीज़ होती है, एक है मटेरियल और दूसरा है इफेक्ट। तो कोई भी मटेरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये तो हम जानते हैं, बट क्या इफेक्ट कब प्रोड्यूस करता है? मतलब वो क्या कंडीशन होगी कि वो मटेरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? तो ये जो रिलेशन है, ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला है असत्कर्यवाद। आपको याद होगा हम लोग नेगेटिव कॉनोटेशन में देखते हैं, हिंदी में भी होता है ना, समान असमान, मतलब अपोजिट। इनका ये कहना है इफेक्ट डजेंट एग्जिस्ट बिफोर द कॉज। मतलब कॉज का मतलब है कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जब आएगी तभी उसकी वजह से इफेक्ट पैदा होगा। सिंपल है। मतलब बर्थ ऑफ द कॉज इज ड्यू टू इफेक्ट। सिंपल, कोई भी चीज़ आएगी तभी कॉज होगा। बट सत्कर्यवाद, जो कि जिस पे ये जो मेटाफिजिक्स है, ये तत्व मीमांसा है इसकी, हमारे सांख्य फिलोसफी की, ये कहता है इफेक्ट एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज बिफोर इट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कोई भी चीज़ बनने के पहले ही ये तय हो जाता है कि उससे ये इफेक्ट पैदा होगा। और ये अपने आप को जस्टिफाई करने की भी कोशिश करता है। इवन आप भी अमेज्ड होंगे जब हम लोग इस पे डिटेल पे चलेंगे। जैसे इसका पहला कारण ये है, एक वकासपति मिश्रा जी हुए, इन्होंने एक किताब लिखी सांख्य शिक्षा। इसमें इन्होंने लिखा कि अगर हज़ारों आर्टिस्ट आके मिल भी जाएं तब भी ये ब्लू को येलो नहीं कर सकते। तो अब ब्लू को येलो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर इज द इफेक्ट विच वॉज प्री एग्जिस्टेंट। जैसे मैंने पिछले कहा कि इफेक्ट एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज बिफोर इट इज प्रोड्यूस्ड। सो यहाँ पे ब्लू कलर इज द इफेक्ट दैट वॉज प्री एग्जिस्टेंस। और इसके जो ग्राउंड है, ये जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, इसको इन्होंने 5 टोटल प्रमाण दिए हैं, जिसमें पहला बात क्या कहता है कि इफेक्ट
इज एग्जिस्टेंस बिफोर इट्स प्रोडक्शन इन अ हिडन स्टेट। याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है ये, इसका जो कीवर्ड है बेसिकली असद कारणा का जो कीवर्ड है वो है हिडन स्टेट पे वो प्रोड्यूस रहता है। दूसरा है उपादान हड़त, विच का मतलब ये है कि इफेक्ट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉज, मतलब कि कॉज मैनिफेस्ट करता है कि उससे क्या इफेक्ट होगा। ये दो के दोनों चीजें इफेक्ट और कॉज आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपको मिट्टी से घड़ा बनाना है तो आपको एक स्पेसिफिक टाइप की मिट्टी लेनी पड़ेगी। आप किसी भी मिट्टी को उठा के घड़ा नहीं बना सकते। तो उसका मतलब कॉज जो है इट एक्चुअली ट्राइंग टू से कि मुझे देर इज अ पर्टिकुलर मटेरियल, देर इज अ पर्टिकुलर यूज ऑफ इट, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है सर्वसंभाव भवत। इसका मतलब यह है कि इफेक्ट इज इम्प्लिसिट टू द कॉज, मतलब बहुत ही सिंपल है कि कॉज को पता होता है कि किससे क्या हो सकता है। सिंपल है कि भैया कपास से आप कपड़ा ही बना सकते हैं, कपास से आप कपड़ा ही बना सकते हैं, कपास से आप घड़ा तो नहीं बना सकते, राइट। अच्छा देखिए बहुत कितना आसानी से समझाया। पहला पॉइंट क्या बोला, पहला बोला कि इफेक्ट जो है वो कॉज के अंदर हिडन स्टेट पे रहता है। दूसरा बोला कि जब कॉज कहाँ रहता है, मतलब कहाँ का जो सवाल है वो यहाँ पे दिया, कैसे रहता है तो हिडन स्टेट में रहता है, ठीक है। फिर कब आता है, कब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, जब उसका मैनिफेस्टेशन होता है कि हाँ भाई ये चीज़ बनानी है। अब अगला सवाल कैसे होगा, कैसे का आंसर कहाँ आता है, सर्व समभाव, मतलब इफेक्ट इज इम्प्लिसिट टू द कॉज। एक स्पेसिफिक चीज़ से ही एक स्पेसिफिक चीज़ें ही बन सकती है, ठीक है। अब उसके बाद बात आएगी कौन बना सकता है, कौन बना सकता है, ओनली कैपेबल ऑब्जेक्ट, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर आखिरी आता है कहाँ। इसका मतलब यह है कि ऐसे खुद से कहीं भी नहीं हो सकता, इसका एक प्रॉपर कारण होगा, कारण भवत, इसका एक प्रॉपर कारण होगा। तो इफेक्ट कैन नॉट टेक्स विदाउट अ कॉज। अब एक सिंपल समझिए, इफेक्ट कॉज, इफेक्ट कॉज हमने इन सारी चीज़ों को देखा। तो देयर माइट बी अ बॉडी विच इज द सोल एंड द रीजन बिहाइंड ऑफ एवरी कॉज, राइट। एंड देयर माइट बी अ रीजन जिसकी वजह से इफेक्ट पैदा हो रहे हैं। सिंपल। ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये हमारे अगले कॉन्सेप्ट में आके आंसर होते हैं जब हम बात करते हैं प्रकृति की। तो ये जो फिलॉसफी है ये कहती है कि धरती दो एस्पेक्ट से, दो एब्सोल्यूट ट्रूथ से बनी है। एक है पुरुष, दूसरा है प्रकृति। तो प्रकृति इज द कॉज, प्रकृति इज द कॉज, जिसको पुरुष की वजह से मोटिव मिलता है, पुरुष की वजह से बल मिलता है, एंड जिससे सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो अब ये प्रकृति है क्या, अगर हम इसको सिंपल समझना चाहें तो प्रकृति इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रधान। याद रखिएगा ये कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर्स में यूज करने हैं। पहला कि ये क्या है, प्रधान, मतलब दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल बिकॉज इट इज द अनकॉज्ड रूट कॉज। इसका जो जन्म है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ से नहीं हुआ है, मगर ये रूट कॉज है कोई भी और चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है अव्यक्त, यानी कि ये सब चीज़ में छुपा हुआ है। उसके बाद है अनुमान, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, इसको सिर्फ हम इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। फिर उसके बाद है जड़। जड़ का मतलब इसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, ये स्वयं का कॉन्शियसनेस नहीं है। ये जो कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस है ये कहाँ से मिलता है, इसको पुरुष से मिलता है। एंड देन शक्ति, इसके पास अनलिमिटेड शक्ति है, बट चूंकि इसके पास इंटेलिजेंस नहीं है इसीलिए ये इसेंस ऑफ द कॉज यानी पुरुष के पास जाती है, एंड देन जिसकी वजह से सृष्टि का निर्माण होता है। तो सांख्य फिलोसफी में इट इज बेसिकली अ फंडामेंटल, इटर्नल एंड अनकॉन्शियस। इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल कैसे, जो हमने बोला प्रधान, इटर्नल कैसे, ये हमेशा रहेगी, दिस इज अनमैनिफेस्टेड, अनकॉन्शियस जिसको मैंने ऑलरेडी बताया, विच इज ऑफ सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, यानी ये प्राइमल मैटर है। इसको कहा जाता है रिसेप्टेबल एंड नर्स ऑफ ऑल जनरेशन। याद रखिएगा, हो सकता है कि चूंकि एनालिसिस वाले सवाल आ रहे हैं तो हो सकता है आपसे सिंपल पूछे व्हाई प्रकृति इज कॉल्ड दी रिसेप्टेबल एंड नर्स ऑफ ऑल जनरेशन। तो क्यों है, पहला है रिसेप्टेबल, ये
पोटेंशियल है सारे क्रिएशन का, इसी की वजह से सारी चीज़ें बनती है। इसी के अंदर वो 3 गुण हैं जिससे इवोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम आगे विकासवाद में पढ़ेंगे। दूसरा, ये नर्स ऑफ ऑल जनरेशन है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ जन्म नहीं देती, ये सस्टेन भी करती है, ये रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन भी करती रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, खुद से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगी। अगेन, इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? पुरुषा की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम सिंपल में बोलें तो प्रकृति इज द वॉर्म ऑफ द यूनिवर्स गिविंग राइज टू ऑल लाइफ एंड सस्टेनिंग इट। ये सब कीवर्ड अगर आप अपने आंसर्स में यूज करते हैं दोस्तों, सो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसके नेचर की बात करें तो पहला है ये प्राइम सोर्स है। कैसे? अगर हम दुनिया में देखें, कोई भी चीज़ होती है तो वो समाप्त हो जाती है, किसी एक कारण से होती है, मगर प्रकृति जो है ये सोर्स देती है इस यूनिवर्स को, जिसकी वजह से चीज़ें फाइनाइट से इनफाइनाइट होती हैं, कंडीशनल से अनलिमिटेड लिमिटेड से अनलिमिटेड होती है, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होती है। तो कोई भी चीज़ आज जो बनती जा रही हैं उनके पीछे जो कारण है वो क्या है? प्रकृति है। दूसरा, ये सारी चीज़ें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करती हैं, और जिसकी वजह से ये प्लीज़ नहीं है दोस्तों, ये प्लेजर है। सॉरी अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक। ये प्लेजर, प्लेन या इंडिफरेंस समझ पाती है। तो ये जो कॉमन इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्यों है? क्योंकि इनके अंदर ये 3 गुण हैं, रजस, सत्व, तमस और रजस। तो ये जो 3 गुण हैं, ये जो कॉमन सोर्स है, ये क्या है? प्रकृति है। फिर इवोल्यूशन, अगेन ऑफ ऑल इफेक्ट राइजेस फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटी। तो कोई एक्टिविटी करेंगे तभी कोई ना कोई इफेक्ट पैदा होगा, राइट? तो ये जो इफेक्ट है ये किसी पोटेंट कॉज से हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति। फिर इफेक्ट और कॉज के बीच हमेशा डिफरेंस रहता है, याद रखिएगा। इफेक्ट जो है वो सबको दिखता है, मगर कॉज किसी को पता नहीं होता, बिकॉज याद रखिए, प्रकृति इज द कॉमन पॉइंट जहां पे कॉज आ करके मिलता है, जिसकी वजह से इफेक्ट पैदा होता है। याद रखिएगा, डिफरेंस। इफेक्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है, विच इज विजिबल थ्रू इन्फेरेंस। कॉज इज इम्प्लिसिट, विच इज द रीजन बिहाइंड इट। एंड देन आखिरी आता है यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। पूरे संसार में एक अपने आप में ही एकता है, जो एक रेगुलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एक साइकिल को फॉलो करते हैं। और ये साइकिल क्यों है? क्योंकि प्रकृति एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों पुरुष है। तो अभी तक हमने क्या समझा? कॉज को हमने समझा। कॉज हम क्या कह रहे हैं? प्रकृति। अब कॉज के पीछे का पावर क्या है? कॉज के पीछे की सोल क्या है? स्पिरिट क्या है? तो इसके पीछे एक है प्योर कॉन्शियसनेस। याद रखिए, इस सृष्टि के निर्माण को करने वाला कौन है? पुरुष है, जो कि सेल्फ लुमिनस है, ये सेल्फ प्रूव्ड है, ये प्योर है, ये अपने आप में एक साइलेंट विटनेस है जो पूरी इस दुनिया को देखता रहता है। और ये कहीं ना कहीं पुश करता है किसको? प्रकृति को। तो आप इसको सिंपल आप देख सकते हैं कि प्रकृति इज समहाउ सर्विंग ऑल पर्पसेस ऑफ पुरुषा, राइट? ठीक है, इसमें आई थिंक यहाँ पे तो कोई वैसा लॉजिक तो लगाना नहीं है, सिंपल है कि कॉज क्या है? प्रकृति है। अब उस कॉज के पीछे का कॉज क्या है, या कॉन्शियसनेस क्या है, या क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? तो वो कौन है? पुरुष है। और इसके 5 प्रूफ भी सांख्य फिलॉसफी में दिए गए हैं। पहला है टेलियोलॉजिकल प्रूफ। इसका मतलब ये है कि बॉडी, सेंस और माइंड, ये सारे के सारे क्यों है? बिकॉज पुरुष एग्जिस्ट करता है। इवन प्रकृति का जो जन्म है, ये जो इफेक्ट है, ये सारे के सारे सिर्फ पुरुष को सर्व करने के लिए हुए हैं। लॉजिकल क्या बात करता है कि इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो 3 गुनास से होता है। वो 3 गुनास पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं का जो इक्विलिब्रियम है वो सृष्टि का निर्माण या विनाश करता है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं लॉजिकल है, बिकॉज ये जो 3 इफेक्ट है ये तो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ। ऑन्टोलॉजिकल का मतलब ये है कि कोई ना कोई एक ऐसी सिंथेटिक यूनिट है, ये है विच इज ट्रांसीडेंटल, नॉट टू दिस वर्ल्ड। मतलब वो यहाँ पे रिसाइड नहीं कर रहा है, वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है जो इस पूरे यूनिवर्स को ड्राइव करता है, राइट? बेसिकली अगर सारे के सारे पोस्टुलेट्स या एम्पिरिकल नॉलेज भी अगर हम देखें तो वो एक सेल्फ की तरफ
करता है जो कि इस धरती से है ही नहीं, विच इज अबव दिस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पुरुष। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि देयर मस्ट बी अ रेगुलेटर ऑफ पेन एंड प्लेजर थ्रू कॉन्शियसनेस। तो अगर हम सिंपल समझे, पुरुषा इज द कॉन्शियसनेस, प्रकृति इज द कॉज। एंड देन रिलीजियस ऑब्वियसली है कि डिजायर फॉर लिबरेशन, इमेंसिपेशन, ये जो कारण है, ये जो डिजायर अपने आप में पैदा हुई, आपके दिमाग में आता है ना कि भाई इस धरती में आए हैं हम, इन चक्र में फंसे हुए, इससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो रीजन भी कौन है, वो कौन है, पुरुषा। तो पुरुषा इज समहाउ सिनोनिमस टू प्रेजेंट डे गॉड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया नेचर ऑफ पुरुषा। अब उसके बाद जो आखिरी कॉन्सेप्ट है दैट इज विकासवाद, यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो विकासवाद को समझने का ये बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है दोस्तों। जब प्रकृति और पुरुष ये आपस में कंबाइन करते हैं और कोऑपरेट करते हैं तो इवोल्यूशन या डिसोल्यूशन होता है। अब अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो पुरुषा बेसिकली, अब याद होगा मैंने आपको क्या बोला था, प्रकृति इज इन इंटेलिजेंट, या देखिए जड़ है, प्रकृति इज अनइंटेलिजेंट एंड अनकॉन्शियस। तो इसको इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस देने का काम कौन करेगा, पुरुषा करेगा। बट पुरुषा अपने आप में नॉन एक्टिव है, वो कोई काम नहीं करता, वो क्या देता है, सिर्फ बुद्धि देता है। प्रकृति क्या है, नॉन इंटेलिजेंट है बट शक्ति से भरपूर है, इसके पास खूब सारी पावर्स है। तो ये दोनों आते हैं, कंबाइन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन या डिसोल्यूशन होता है। अब क्यों होता है ऐसा, तो इट इज बेसिकली ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ गुणास। कौन से गुणास, रजस, तमस और सत्व। ठीक है, अब ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है ये हमेशा याद रखिएगा, व्हेन रजस द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी वाइब्रेट्स एंड मेक अदर टू वाइब्रेट देन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन बिगिंस। तो कहीं ना कहीं अगर हम सिंपल समझें, रजस के वजह से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अब इसको और बेहतर तरीके से अगर हमको समझना हो तो देयर आर हेट्रोजीनियस चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन गुणास, मतलब कई सारे इसमें डिसबैलेंस होते हैं और कई सारे चेंजेस होते हैं। इसको अगर हम समझें तो देयर आर टोटल 24 स्टेप्स इन्वॉल्व दोस्तों। इसमें पहला तो है पहला तो हो गया प्रकृति, पहला जो कारण हो गया वो क्या हो गया, प्रकृति। प्रकृति के बाद प्रकृति के अंदर ही ये 3 गुणास हैं, राइट। इन 3 गुणास के बीच में होता है डिसबैलेंस। इस डिसबैलेंस के बाद माहत आता है, यानी बुद्धि। बुद्धि कौन है, आपका पुरुष। ठीक है, अब पुरुष यहाँ पे आके या माहत कब करते हैं, जब जो आपका सत्व है इसका जो इंटेंसिटी है वो तमस और रजस से ज़्यादा हो। सिंपल समझिएगा, सत्व गुण का अगर इंटेंसिटी तामस और रजस की वजह से ज़्यादा हो तब जा करके माहत या बुद्धि आके इंगेज होती है। अब उसके बाद जन्म लेता है किसका, अहंकार। अब अहंकार इज नथिंग बट अ प्रोसेस वेयर स्पेशल फंक्शन ऑफ बुद्धि टेक्स प्लेस, मतलब बुद्धि के आगे जाके अहंकार पैदा होता है और अहंकार से इन तीनों गुणों के थ्रू अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर अहंकार का हम सात्विक या सत्व वाला गुण का एस्पेक्ट देखें तो इससे तहत टोटल 10 आपके सेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, राइट। अब ये 2 टाइप के सेंसेस होते हैं, एक होते हैं मोटर ऑर्गन्स जिसको हम क्या कहते हैं, मोटर सेंसेस या सेंस ऑफ एक्शन या कर्म वाले जो सेंसेस होते हैं उन्हें कर्मेंद्रिय कहते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, स्पीच, एप्रीहेंशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब बेसिकली आप जो एक्शन किसी भी प्रकार से लेंगे वो सात्विक गुणों के अंतर्गत आते हैं। आप मतलब वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। फिर आते हैं ज्ञानेंद्रिय, आपके अंदर पहले बेसिकली ज्ञानेंद्रिय है देन कर्मेंद्रिय, समझिएगा। पहले ज्ञानेंद्रिय आएंगी फिर कर्मेंद्रिय आएंगी, और ज्ञानेंद्रिय यही 5 हैं, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड साउंड। याद रखिएगा माइंड इसमें नहीं है। आपको याद होगा माइंड हमने किस में पढ़ा था, बुद्धिज्म में, बट यहाँ पे माइंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब तमस वाला एस्पेक्ट हाई होता है तब क्या होते हैं, तन्मंत्रास पैदा होते हैं जिसमें यही 5 गुण वापस आते हैं। फिर उसके बाद जब आखिरी स्टेज आती है रजस वाला, जब प्रिडोमिनेट करता है तब 5 महाभूत यानी अर्थ, वाटर, लाइट, एयर और आकाश का जन्म होता है, जिसके बाद सृष्टि का इवोल्यूशन होता है।
तो सृष्टि के एवोल्यूशन को अगर हम दोबारा समझे तो प्रकृति वॉज द रूट कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज दैट एग्जिस्ट। उसके बाद जिसके अंदर 3 गुना एग्जिस्ट करते हैं, इन 3 गुणों के बीच होता है डिसबैलेंस। डिसबैलेंस से के बाद इंगेजमेंट होता है बुद्धि का, बुद्धि की वजह से आता है अहंकार, अहंकार के बाद आते हैं अगर सात्विक गुण सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेट करेंगे तो ज्ञानेंद्रिय होंगे, जिसके अंदर ये 5 प्रिंसिपल्स पैदा होंगे। उसके बाद कर्मेंद्रिय आएंगे जिनमें और 5 प्रिंसिपल्स पैदा होंगे। फिर आएंगे तंत्र मंत्र जिसमें और 5 प्रिंसिपल्स पैदा होंगे। एंड देन आते हैं पंच महाभूत, यानी अर्थ, वाटर, लाइट, एयर और आकाश आपस में चेंज करके फिर से इवोल्यूशन करते हैं। तो टोटल आपके दोस्तों 1 2 3 4 प्लस 5 5 10 प्लस 5 प्लस 5 टोटल 24 यहाँ पे स्टेजेस इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये अपना सांख्य फिलोसफी कंप्लीट कर लिया। रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड ये क्या मानते हैं? इट इज बेसिकली एन इंटरेक्शन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। फिर उसके बाद रियलिटी ऑफ द सेल्फ, ये पुरुष को मानते हैं कि पुरुष इज द रियल एंड प्योर कॉन्शियसनेस। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा में इसमें ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है, बल्कि ट्रांसमाइग्रेशन को लेकर के कोई स्पेसिफिक बात नहीं किया है। इनिशियल पेसिमिज्म एंड अल्टीमेट ऑप्टिमिज्म ये सब में बात होती है। दिस इज़ वेरी रेगुलर। बॉन्डेज ये समहाउ प्रकृति के ऊपर डाल देते हैं कि प्रकृति कॉजेज द डिसबैलेंस बिटवीन 3 गुनास। ठीक है, ये जो 3 गुनास हैं ये आपस में घूमते रहते हैं। लिबरेशन ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि सारी की सारी सोल जो है वो पुरुषा की तरफ स्ट्राइव होती हैं, बिकॉज उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए लिबरेशन। मीन्स ऑफ लिबरेशन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 गुनास पे फोकस है। प्रमाणास ये P प्लस I प्लस T तीनों को मानते हैं। देन लॉ ऑफ पुरुषार्थ, ये अगर आप कंप्लीट कन्वर्सेशन समझेंगे तो ये जो 3 गुनाज हैं ये इंडिविजुअल क्वालिटीज़ पे ही बात करते हैं कि आपको, अगर आप अपना मतलब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर आप अपना विनाश चाहते हैं तो अगर आपका रजस गुण है तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर आपके अंदर सात्विक गुण है तो आप नॉलेज एंड एक्शन वाले एस्पेक्ट में आगे बढ़ेंगे। बट इनका स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एज पर आवर सिलेबस ऐसा कुछ इसमें नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपने इस लेक्चर सीरीज़ को और प्यार देते रहें। हम कोशिश करेंगे कि ये जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें।